हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 जिसकी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कर ली है, ठीक है, और एक्सरसाइज 6.1 भी कर ली है। लेकिन अभी भी मैं आपको एक और इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन है ना आपके पास 6.2 में काम आने वाला है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये टॉपिक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उसी के बाद आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। देखो सॉरी, जैसे कि यहाँ पर आपके पास लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपको पता ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक वो कॉम्बिनेशन जिसके अंदर कांस्टेंट मतलब कि लेटर्स, ठीक है, लेटर्स हो गए, जैसे हमारे पास वेरिएबल्स, सॉरी लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का यूज़ होता है, हम उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे, यही करते थे, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट 1 2 3 इनफाइनाइट तक एंड वेरिएबल्स ए एम एल पी कोई से भी ए टू जेड तक कनेक्टेड बाय साइन ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिक ऑपरेशंस। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे पास मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो जो भी इन कॉम्बिनेशन से एक एक्सप्रेशन बनता है, कौन से कॉम्बिनेशन से? हमारे पास वेरिएबल से, नंबर से और ऑपरेशन से, उनको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है 4m + 7। तो देखो इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ कांस्टेंट की तो वो 7 है, वेरिएबल की बात करूँ तो वो m है, और ऑपरेशन की बात करूँ तो प्लस है। तीनों चीज़ आ रही है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो सेम वही है जो हमने 6.1 के लिए समझा था। अब बात आती है यहाँ पर टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती हैं? तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। तो पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि टर्म्स है क्या। जो ये वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं टर्म्स, ये क्या होता है? ये कोई साइंस एसएसटी वाली जो टर्म्स होती है वो नहीं है। यहाँ पर दूसरी होती है मैथ्स में टर्म्स। तो देखो कैसे होती है यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया 3x - 5, है ना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो x है वो मेरा वेरिएबल है, ऑपरेशन जो है वो मेरा इसके अंदर क्या है, यहाँ पर माइनस है, और कांस्टेंट जो है वो मेरा यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब देखो 3x - 5 जो ये है मेरे पास यहाँ पर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें दो टर्म्स हैं। कैसे दो टर्म्स हैं? एक टर्म इसमें ये है और एक टर्म इसमें ये है। तो एक टर्म हो गई 3x और एक टर्म हो गई -5, इसको बोलते हैं टर्म्स। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर्स लिखे हैं, आप क्या करो वहाँ पर उनको अलग अलग कर लो। साइन के साथ सेपरेट करना है, बिना साइन के सेपरेट नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ साइन के साथ ही सेपरेट किया हुआ है -5, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ। कौन सा एग्जांपल है? जैसे एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, चलो ये लिया। देखो इसमें 3 टर्म्स मुझको दिख रही है, ठीक है। कौन कौन सी दिख रही है? एक तो ये दिख रही है 5p², एक मुझे दिख रही है 4pq। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें प्लस का साइन क्यों नहीं लिया। देखो प्लस का साइन नहीं लेते। अगर मैं आपसे बोलूँ 1 लिखो तो आप उसको क्या +1 लिखते हो? 1 ही लिखते हो। उस 1 का मतलब है वो प्लस का ही तो 1 है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ -1 लिखो तो आप उसके आगे माइनस लगा के लिखोगे -1, ताकि हम उसे पहचान सके कि ये माइनस का 1 है ना। तो प्लस का साइन अगर आप आगे नहीं लिखते हो तब भी वो नंबर प्लस का ही रहता है नहीं रहता। इसलिए इसमें जो टर्म्स है वो एक ये है, दूसरी टर्म आपके पास ये है, और तीसरी टर्म आपके पास -6 है। कॉमा लगा के तीनों टर्म्स आपको लिखनी है। अब आपको समझ में आ गई टर्म्स क्या होती है। चलिए अब आगे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम टर्म के? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कई तरीके की टर्म्स हो सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर जैसे एक टर्म ले ली, यहाँ पर कौन सी ली मैंने? इसमें से कोई ले लेते हैं, 5p² ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये मैंने एक टर्म ले ली 5p²। अब मैं अगर आपसे बोलूँ इसके फैक्टर्स लिखो, तो इसके फैक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे? तो आप ना इसको खोल दो, मतलब कि 5 तो मेरा प्राइम नंबर है, खैर वो तो नहीं खुलेगा, उसको 5 ही रहने दो। p खुल सकता है, अभी p² है यहाँ, p² का मतलब p 2 बार है ना, तो यहाँ 2 बार लिख दो। ये होते हैं फैक्टर्स। अब अगर मैं 5p² की जगह 4p² कर दूँ तो क्या करने वाले हो आप? तो पता है आप क्या करने वाले हो? 4 को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड का मतलब 4 किस किस के टेबल में आता है? 2 2 2 × 2 तो 4 होता है, और p को 2 बार। तो ये होगा इसके फैक्टर्स। अब आपको समझ में आ गया फैक्टर्स क्या है, ठीक है। बाकी का जो और तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं वो सारे मैं आपको एक्सरसाइज में साथ के साथ समझाती रहूँगी, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है कॉफिशिएंट की। तो देखते हैं चलो कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट भी हम इसी टर्म से निकाल सकते हैं। जैसा कि
मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, यही वाला ले लेते हैं 4p²। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे p² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बोलने वाले हो p² का? तो पता है आप क्या करो, जहाँ भी p² लिखा है ना उस टर्म को सिर्फ p² को छोड़ दो और बाकी सारे जो भी बचा वो उसका कोफिशिएंट है। जैसे कि यहाँ तो 4 ही है तो इसका कोफिशिएंट 4 आ गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा 4xyz और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे कोफिशिएंट बताओ z का, अब मैं यहाँ z का कोफिशिएंट पूछ रही हूँ, तो z को छोड़ दो, बाकी जो बचा उस टर्म में वो लिख दो। तो 4xy बचा तो इसका कोफिशिएंट हो गया 4xy। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ 4x + 9y + z। अब मैं आपसे कह रही हूँ मुझे y का कोफिशिएंट बताओ, तो y का कोफिशिएंट, तो y के साथ में क्या लिखा हुआ है 9 ना, तो 9 इसका कोफिशिएंट हो गया, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। ये मत लिख देना 4x + z, ना ये अलग टर्म है तो ये नहीं लिखते। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूँ मुझे z का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या बताने वाले हो आप? z के आगे आप तो सोच रहे होंगे कोई नंबर ही नहीं है। बिल्कुल सही, कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई नंबर नहीं होता ना तो हम 1 लिख देते हैं। क्यों? 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही तो आता है, इसलिए हम 1 लिख देते हैं। तो z का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ? 1 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये शायद से आपने 6th क्लास में भी किया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल किया है ना। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें एक टर्म होती है, जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो 4x। बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो 4x + y, 2 टर्म्स हैं इसमें। ट्रिनोमियल मतलब होता है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं 4x + y + z, हो गई ना 3 टर्म्स। पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होती है। अब कितनी भी हो सकती हैं, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं प्लस का a, ये लो, ये पॉलिनोमियल हो गया। तो कितनी हो सकती है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स का होता है? कई सारे तरीके का होता है वैसे तो, यहाँ पर आपको 4 बता रखा है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आता है लाइक। अच्छा, मैंने एक टॉपिक यहाँ छोड़ दिया है, लाइक एंड अनलाइक, कोई बात नहीं अभी बता देती हूँ। लाइक एंड अनलाइक टर्म, देखो लाइक और अनलाइक टर्म्स होती क्या है? जिनके वेरिएबल सेम हो ना वो लाइक टर्म होती है। वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ मैं, कांस्टेंट की बात नहीं कर रही, वो लाइक टर्म होती है। और जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते वो अनलाइक टर्म्स होती हैं। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है 5xy और 3xy। तो देखो xy दोनों के वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ 5x² और 9xy², अब बताओ क्या ये वेरिएबल सेम है? नहीं। क्यों नहीं है ये सेम? क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 ही है। नहीं है ना सेम? बिल्कुल पावर वगैरह सब चीज़ सेम होनी चाहिए तभी वो लाइक बनेगी। तो ये क्या है मेरे पास? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। जब भी बात करें ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक चीज़ ध्यान रखा करो, हाईएस्ट पावर। अब ये हाईएस्ट पावर है क्या? जैसे कि एक मिनट को मैं आपको एग्जांपल दूं, एक a² + 6a + 4। तो देखो यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है ना, 2 और 1 है ना। तो इसका मतलब हाईएस्ट कौन सी है? 2 वाली हाईएस्ट है ना। तो a की पावर 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई यहाँ 2। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ 4z³ + 9z² + z, अब बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? जो हाईएस्ट है वो लिखनी है। 3 हाईएस्ट है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ गई 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ नहीं है, ख़त्म। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर है तो एक्सरसाइज आप खुद से भी कर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक्सरसाइज। ठीक है, बाकी मैं तो करवाऊँगी। ठीक है ना, थैंक यू।